अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोगों ने बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन बेटा, बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं those solutions which resist in change in pH। pH चेंज में रेजिस्टेंस शो करते हैं if small amount of a strong acid or base is added। अगर इन सॉल्यूशंस में थोड़ी सी मिकदार में एसिड या बेस ऐड हो जाए तो बेटा एसिड बेस ऐड होने से इनकी पीएच में कोई खातर खा फर्क नहीं था, बट इन स्मॉल अमाउंट। नंबर 2, इफ दे आर डाइल्यूटेड, अगर इनको डाइल्यूट किया जाए तो डाइल्यूट करने से आप सबको पता है एसिड हो या बेस हो, डाइल्यूट होने से उसकी पीएच में फ़र्क आ जाता है। लेकिन बफर डाइल्यूट होगा, आप उसमें पानी ऐड कर देंगे, सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो बफर की पीएच पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 3, इफ़ दे आर kept for long time, अगर उन्हें ज़्यादा अरसे तक रखा जाए तो तब भी उनकी पीएच पे कोई ख़ास फर्क नहीं आता। मेडिसिन्स होती हैं, जो हमारे ये सिरप वगैरह होते हैं, सस्पेंशंस होती हैं, टैबलेट्स वगैरह होती हैं बेटा, इवन ये कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, इन तमाम के अंदर बफर मौजूद होता है। वो बफर जो होता है इन्हें ज़्यादा अरसे तक के लिए इनको प्रिजर्व रखता है। इवन हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली जो टेट्रा पैक मिल्क होते हैं उनके अंदर बफर सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उसका लाइफ टाइम 2 माह 3 माह 4 माह तक होता है। ठीक है बात। तो बफर सॉल्यूशन उसकी वजह ये होती है कि पीएच चेंज हो जाए तो पीएच चेंज होने से दूध ख़राब हो जाएगा, मेडिसिन ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ये केमिकल्स जो होते हैं ये पीएच स्पेसिफिक होते हैं। तो पीएच चेंज होने से उसका कंपोजिशन में फ़र्क आ जाएगा, वो चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि पीएच की रेजिस्टेंस रखता है। अगर उसमें थोड़ी सी मिकदार में एसिड या बेस भी मिल जाए तब भी, अगर वो ज़्यादा अर्सा तक पड़ा रहा है तो तब भी उस सॉल्यूशन की पीएच को अल्टर नहीं होने देगा, चेंज नहीं होने देगा, वो सॉल्यूशन ज़्यादा अर्से तक दे पाए। सस्पेंशन बनाने के बाद या सिरप बनाने के बाद 2 साल तक 3 साल तक जो है वो इस काबिल इस्तेमाल रहता है, वो बफर की वजह से। तो ज़्यादा अर्से तक पड़ा रहने से बेटा आता कि पानी है तो पानी की पीएच भी चेंज हो जाती है। अब पानी की सिंपल बॉटल है, उसे बार बार खोलते हैं, बंद करते हैं, उसमें एयर चली जाती है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली उसमें डिज़ोल्व होके उसमें कार्बोनिक एसिड बना देती है, और कार्बोनिक एसिड की वजह से स्लाइटली वो एसिडिक होना शुरू हो जाता है। यानी न्यूट्रल वाटर जो है वो भी जस्ट बॉटल ओपन बंद करने से उसकी पीएच अल्टर होने का चांस होता है। तो सिरप की बॉटल आप एक दफ़ा खोलते हैं, वो थोड़ा सा सिरप पिया, उसके बाद फिर हो सकता है महीना आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े, फिर आप उसे खोलते हैं। तो ज़्यादा अर्सा पड़ा रहने से भी उसकी पीएच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लिमिट तक हो सकता है ये सारा काम। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी के शॉक्स हैं, तो बेटा वो शॉक एक हद तक उसको एब्जॉर्ब करता है, जो जर्क्स होते हैं उनको एक ख़ास हद तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा उसमें डेफिनेटली तब्दीली आ जाएगी। इस लफ्ज़ को बेटा यहाँ से भी समझा जा सकता है। अगर हम इस लफ्ज़ का ओरिजिन देखें तो इसका लफ्ज़ बेटा बफ से है, फ्रेंच लैंग्वेज में ये फ्रेंच से है, जिसका मतलब होता है कि दो चीज़ें अगर आपस में टकरा रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, तो उनके इम्पैक्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। जैसे फ़र्श के दरमियान में कुशन रख देते हैं
ठीक है ना, तो वो उस कोलिजन को कम कर देगा, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। वो जो मीडियम है वो बफर कहलाता है, बफ कहलाता है। ठीक होगी बात। यानी जिस चीज़ ने अपनी पीएच को मेंटेन रखने के लिए उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, वो उस पीएच को रेजिस्ट कर सकता है, वो बफर सॉल्यूशन होगा। इसको डिफरेंट टर्म्स डिफरेंट जगहों पे कंप्यूटर साइंस में और मुख्तलिफ साइंसेज में बफर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन इन केमिस्ट्री बफर इज़ रिलेटेड विद सॉल्यूशंस एंड दो सॉल्यूशन विच हैज़ कैपेसिटी टू मेंटेन देयर पीएच। किन कंडीशंस में? इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस एडेड इन इट, इसकी पीएच को कोई फर्क नहीं। इफ इट इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये अपनी पीएच को मेंटेन रख सकता है। और उसके अलावा इफ़ इट इज़ डाइल्यूटेड, इसको डाइल्यूट भी किया जाएगा तो उसकी पीएच पे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। अब हम आ जाते हैं कि बफर बेटा हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है, हम बफर के बारे में क्यों बात करते हैं, वाई वी नीड बफर, हमें बफर की ज़रूरत पड़ती क्यों है। वैसे तो ये बातें मैं सारी आपको भी बता चुका हूँ। ब्लड बेटा, ह्यूमन ब्लड है, इसकी पीएच जो होती है वो 7.34 या चले 7.35 है हमारे ब्लड की पीएच। साथ ही बात है बेटा, हम लोग खाते पीते रहते हैं, उसमें हमारे मैदे में सब बात का तेज़ाबियत हो जाती है, जिसकी वजह से बर्निंग होती है, हार्ट बर्निंग जिसे कहते हैं, जलन सी होती रहती है। उसके अलावा अगर बेसिक हो जाए थोड़ा सा तो हमें वोमिट फील होता है, उल्टी आना शुरू हो जाती है। तो पीएच जो है वो चीज़ें खाने पीने से पीएच फौरी तौर पर चेंज हो सकती है। और हम पीएच के लिहाज से कितने सेंसिटिव हैं कि अगर बेटा ये पीएच ड्रॉप करके 7 पे आ जाए या बढ़ के 8 पे चली जाए, दोनों सूरतों में डेथ हो जाएगी। यानी सिर्फ 0.35 से वो ड्रॉप होकर 7 पे आ जाता है ब्लड का पीएच, या ब्लड का पीएच 0.35 से बढ़ के ऊपर 8 तक आ जाता है, दोनों सूरतों में डेथ हो जाएगी। तो लिहाजा बेटा हमारा ब्लड बफर है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया अगर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, अब कोल्ड ड्रिंक्स को 6 माह तक वो फ्रीज़र में पड़ी हुई हैं और पता नहीं कब तक वो पड़ी रहती हैं, ठीक है ना। तो अगर उनमें बफर मौजूद ना हो तो उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, उसकी कंपोजिशन ख़राब हो जाएगी, उसके अंदर जो सोडा जो भी केमिकल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मेडिसिन पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएंगी। ठीक होगी बात। हमारे यहाँ इन पाकिस्तान स्पेशली, बाहर दूसरे ममालिक में जो पैकिंग वाला दूध होता है उसमें ऐसा नहीं होता, फिर उसका लाइफ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 3 दिन या हफ्ता होता है। लेकिन हमारे यहाँ उसमें बफर वगैरह मिला के, प्रिजर्वेटिव मिला के उसका लाइफ टाइम बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी बन जाती है। सो इसी तरह से डब्बे का दूध ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, कभी कभार इस्तेमाल ज़रूर भी हो जाए, लेकिन लॉन्ग टाइम डब्बे के दूध को ही इस्तेमाल करते रहने से भी पेट की और दीगर बीमारियां जो है इंसान में पैदा होती है, क्योंकि उसमें जो केमिकल उसको सेफ रखने के लिए उनकी डेफिनेटली कोई ना कोई टॉक्सिसिटी होती है। तो बफर बेटा इसी तरह मेडिसिन बनाते हुए बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो पीएच कंट्रोल्ड कंडीशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल लकड़ी से जब हम पेपर बना रहे होते हैं तो स्लाइटली अल्कलाइन पीएच मेंटेन होना ज़रूरी होती है, जबकि लकड़ी जब डाइजेस्ट होती है तो उसमें से एसिड निकलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड डेफिनेटली उसको एसिडिक कर देंगे। अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो सेलुलोज का फाइबर लिंक होके पेपर नहीं बनता। ठीक होगी बात। तो और अब उस मीडियम को उसकी पीएच मेंटेन रखी जाती है, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम इस्तेमाल किया जाता है, बफर मीडियम इस्तेमाल किया जाता है, जो उस एसिड को साथ साथ न्यूट्रलाइज करता रहता है और पीएच चेंज नहीं होती। ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन की डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल हैं जहाँ पे हम बगैर बफर सॉल्यूशन के उस चीज़ को ना तो ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं और ना ही वो चीज़ हमारे लिए स्टेबल रह सकती है। अब सोचने की बात ये है कि बफर होता क्या है, व्हाट इज बफर कंपोजिशन, बफर कंपोजिशन क्या है। बफर सॉल्यूशन बेटा डेफिनेटली हमें ज़रूरत पड़ती है दो तरह के बफर की, एक जो एसिडिक में रेंज में और एक जो बेसिक रेंज में हो। अब जो एसिडिक बफर होते हैं
वो वीक एसिड और इसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, weak acid and its salt with strong base. For example, weak acid है एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो साल्ट है यानी सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट, ये इनका मिक्सचर एक बफर सॉल्यूशन होगा. सो बफर सॉल्यूशन is in fact a mixture of a weak acid and its salt with a strong base. और बेसिक्स बफर जो होंगे वो वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड. फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एक वीक बेस है और इसका साल्ट अमोनियम क्लोराइड जो है ये साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, हम ये देख रहे हैं. तो इसका मिक्सचर ये बेसिक बफर होगा और वो एसिडिक बफर होगा. ठीक है जी. अब बफर जो है वो किस तरह से पीएच को मेंटेन रखता है उस पे आ जाते हैं. व्हाट इज बफर एक्शन? बफर एक्शन क्या होता है? हाउ डू बफर एक्ट? हाउ डू बफर एक्ट? बफर एक्ट कैसे करता है अपने पीएच को मेंटेन रखने के लिए? बफर एक्शन क्या चीज़ होती है? बफर एक्शन को समझने के लिए बेटा हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं. एसिटिक एसिड है ये जिस वक्त एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो एक्वस सॉल्यूशन में सर्टनली ये आयोनाइज होता है. ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम बना होगा. लेट दिस इज इक्विलिब्रियम नंबर 1. इस इक्विलिब्रियम के साथ बेटा जो पीएच इसकी आती है वो 2.89 आती है विद 0.1 मोलर सॉल्यूशन. 0.1 मोलर का मतलब है 0.1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड के जस्ट 0.1 मोल हैं. ठीक है, और बाकी सारा पानी है उसके अंदर. 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन होगा बेटा, इसका पीएच मीटर पे इसका पीएच अगर लेंगे तो इसकी पीएच 2.89 होती है. ठीक है, हम इसमें सोडियम एसीटेट मिला देते हैं. सोडियम एसीटेट इज एडेड इन द अबव सॉल्यूशन. सोडियम एसीटेट इसमें मिला दें. सर्टनली सोडियम एसीटेट भी आयोनाइज होगा. अब बेटा जब ये आयोनाइज होगा तो अपने कॉमन आयन इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को अगर आप रिवाइज करें तो एसीटेट आयंस आर कॉमन आयंस. अब सोडियम एसीटेट साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस का, इट इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऊपर वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट है. ऊपर वाला जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन को स्प्रेस कर देगा. जब ये डिसॉल्व होगा तो ऊपर वाले इक्विलिब्रियम की प्रोडक्ट्स बढ़ेंगी. सो एसीटेट आयन कॉमन है, तो ये एसीटेट आयन जब बनना शुरू होंगे तो ये एसीटेट आयन ऊपर वाले एसीटेट आयन हाइड्रोजन के साथ मिलकर रिवर्स जाना शुरू हो जाएंगे. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, कॉमन आयन इफेक्ट. अब बेटा जब हाइड्रोजन आयन इसके साथ मिलेंगे और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चले जाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ड्रॉप कर जाएगी. जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ड्रॉप करेगी तो पीएच बढ़ जाएगी, क्योंकि पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉग होता है. अब बेटा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी. कैसे? देखें, एसीटेट आयन बढ़े, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ. इस इक्विलिब्रियम में ये रिवर्स गया क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, रिवर्स गया. रिवर्स जाने से जो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन आयन थे वो अनआयोनाइज्ड स्टेट में चले गए.
और अनआयोनाइज होने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ड्रॉप हो जाएगी बिकॉज ऑफ नंबर टू वाले प्रॉब्लम की वजह से, इसकी एडिशन की वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गई है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी तो पीएच बढ़ जाएगी, क्योंकि बेटा पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग होता है। बात मैंने पहले भी समझाई थी। जब हम नेगेटिव ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे तो छोटी चीज़ वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बड़ी वैल्यू कम हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हुई है, पीएच में इजाफा हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे 0.1 मोलर एसिटिक एसिड में हम 0.05 मोलर सोडियम एसीटेट मिला दें, 0.05 मोलर सोडियम एसीटेट मिला दें। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का 0.1 मोलर 100 ml है, आप इसमें सोडियम एसीटेट 0.05 मोलर 100 ml मिला देते हैं। अब बेटा जब 0.05 मोलर सोडियम एसीटेट इसमें 100 ml हम मिलाएंगे तो इसकी पीएच इंक्रीज होकर 4.44 पे चली जाएगी। अब यहाँ पे थी 2.89, ये बढ़ के 4.44 पे चली गई। अब अगर आप देखें तो हमने एसिटिक एसिड में कोई बेस तो नहीं मिलाया कि बेस ने उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया और उसकी पीएच को ऊपर लेके जाना शुरू हो गया। साल्ट मिला रहे हैं, साल्ट मिला के पीएच जो है वो आल्टर होना शुरू हो गई है। अच्छा, अगर इसी को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा के हम 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट इसमें अगर मिला दें 100 ml उसके, तो ये पीएच 2.89 से अब जाके 4.74 पे आ गए। तो होता क्या है, होता ये है कि जब बेटा हम वीक एसिड में वीक एसिड ही के साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो इस साल्ट की वजह से वीक एसिड की आयनाइजेशन कम हो जाती है और वीक एसिड अपनी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो जो मिक्सर बनेगा उस मिक्सर के अंदर एसिड अपनी अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होगा और जबकि उसके आयंस जो होंगे वो उसी के साल्ट की वजह से होंगे। सो नेगेटिव आयंस ऑफ एसिड जो होगा, नेगेटिव आयन ऑफ एसिड जो होगा वो बेटा बेसिकली उसके साल्ट को इंडिकेट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट को इंडिकेट कर रहा है। So the mixture of acetic acid and sodium acetate is a reservoir of unionized acid and anions of that acid in the form of from its salt. उसके साल्ट से जो एनाइन बनता है वो एनाइन उसमें मौजूद होगा और वो एसिड उसमें अनआयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होगा। अब हम आते हैं बफर एक्शन की तरफ। अभी मैंने आपको बफर के बारे में समझाया, बफर में होता क्या है। अब हम असल उस बात पे आ रहे हैं जो ये हमारी हेडिंग है, व्हाट इज़ बफर एक्शन। बफर करता क्या है, मिसाल के तौर पे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इसमें ऐड कर देते हैं लाइक HCl। अब अगर HCl इसमें ऐड करते हैं तो बेटा HCl इसमें हाइड्रोजन आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। लेट दिस इज इक्विलिब्रियम नंबर 3। इक्विलिब्रियम नंबर 3 में बेटा जब हाइड्रोजन आयंस बनेंगे तो हाइड्रोजन आयंस के बनने की वजह से जो इसमें एसीटेट आयन मौजूद हैं, ये एसीटेट आयन के साथ कंबाइन होके दोबारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म यानी एसिटिक एसिड बन जाएगा। जो एसीटेट आयन उसके अंदर मौजूद हैं बेटा वो इन हाइड्रोजन आयंस को कंज्यूम कर लेंगे और इन्हें कंज्यूम करके एसिटिक एसिड बना देंगे। याद रहे कि बेटा पीएच का कॉन्सेप्ट जो है, पीएच इज़ फॉर आयोनाइज्ड हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस होंगे तो उसकी वजह से पीएच शफल करेगी। इसने जो हाइड्रोजन आयन बनाए हैं वो हाइड्रोजन आयन ये इस्तेमाल कर गया है और हाइड्रोजन आयन इस्तेमाल होने की वजह से जब हाइड्रोजन अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा तो पीएच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर सादा सोल्यूशन के अंदर यही इस्तेमाल होता तो हाइड्रोजन आयंस की वजह से पीएच में खासा फ़र्क पड़ जाना था। इसी तरह अगर फर्ज करें हम उसमें थोड़ी सी मिकदार में बेस मिला देंगे तो बेस उसमें स्ट्रॉन्ग बेस उसमें आयोनाइज हो जाएगा और आयोनाइज होके ये सूरत हाल बनाएगा। लेट दिस इज इक्विलिब्रियम नंबर 4। अब बेटा यहाँ पर जो हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे, ये हाइड्रोक्सल आयन
जो उसमें थोड़ी सी मिकदार में हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, वो हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम नंबर 1 में जो कुछ मिकदार में हाइड्रोजन आयन है, वो हाइड्रोजन आयन ये इस्तेमाल कर जाएगा और न्यूट्रलाइज करके पानी बन जाएगा। बल्कि इसको अगर हम चलें ऐसे शो कर, ये वाटर बन जाएगा। अब जब हाइड्रोजन आयन इस्तेमाल हो जाएंगे तो डेफिनेटली हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में कमी वाक़या हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए बेटा जो अनआयोनाइज्ड एसिड होता है, जो बहुत मिकदार में होता है, ये इस कमी को पूरा करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होकर जितने हाइड्रोजन आयन इस्तेमाल हुए होते हैं वो फौरी तौर पे पूरे कर देता है। जब हाइड्रोजन आयन पूरे हो जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन के पूरे होने से जो हाइड्रोजन आयन इस्तेमाल होंगे उनकी कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन वही बात याद रहे कि ये थोड़ी मिकदार में होगा, ये ज़्यादा मिकदार में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा वो हाइड्रोजन आयन सारे इस्तेमाल हो जाएंगे और उसकी पीएच कोलैप्स कर जाएगी, फिर यकदम राइज हो जाएगी। इसी तरह अगर आप HCl उसमें ऐड करते जाएंगे तो सर्टनली वो शॉक एक हद तक उसे एब्जॉर्व कर सकता है, बफर एक हद तक उस अल्ट्रेशन को उसके लिए रेजिस्ट कर सकता है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे तो सर्टनली वो ख़राब हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो बेटा ये हमारे पास बफर सोल्यूशन क्या चीज़ होती है और बफर की हमें ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, बफर किस तरह के होते हैं, एसिडिक और बेसिक बफर होते हैं। मैंने एसिडिक बफर के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। और बफर एक्शन क्या होता है, हाउ बफर जो होता है वो चेंज इन एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को किस तरह कोप अप करता है और पीएच को मेंटेन रखता है। उसमें हमने दोनों बातें देखी। अगर हम थोड़ी सी मिकदार में एसिड मिलाएंगे तो उसके हाइड्रोजन आयन इस्तेमाल हो जाएंगे, पीएच में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अगर बेस मिला देंगे तो बेस हाइड्रोजन आयन को खा जाएगा, कंज्यूम करेगा, तो वो हाइड्रोजन आयन जो अनआयोनाइज्ड एसिड है वो उसको पूरा कर देगा। लिहाजा पीएच में कोई खातर का फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बफर किस तरह से बेटा इसको क्वांटिटेटिवली मेंटेन करता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पीएच ऑफ बफर और उसके साथ बफर कैपेसिटी में इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे। अल्लाह पाक अपनी हिफाजत अमान में रखे, से पढ़े याद करें। अस्सलाम वालेकुम।